हरे कृष्ण दोस्तों। नर्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी एस्पिरेंट्स का हम स्वागत करते हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का ये एक अलग सेशन है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, नॉर्वे चेस 2026 का कंपटीशन किसने जीता है। नॉर्वे चेस एक कंपटीशन होता है जिसमें पहले भारतीय विजेता कौन बने हैं। देखिएगा ये नाम आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस कंपटीशन के पहले भारतीय हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको नॉर्वे चेस 2026 के पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय विजेता बने कौन? आर प्रज्ञानंदा। इनको साउथ में आर्य प्रज्ञानंदा भी बोला जाता है, ऐसे हिंदी बेल्ट में प्रज्ञानंदा के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप के नॉर्वे के किसको हराया है? आर प्रज्ञानंदा किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये यूरोप के नॉर्वे के ही चेस प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। आर प्रज्ञानंदा मैग्नस क्लासिकल चेस कंपटीशन में हराया है, एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हराया है। किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को। कौन हराया है? भारत के पहले नॉर्वे चेस कंपटीशन के विनर है आर प्रज्ञानंदा। साउथ से बिलोंग करते हैं, एक ही टूर्नामेंट में 2 बार इन्होंने हराया है। किसको? मैग्नस कार्लसन को। नॉर्वे के ही हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद ये पहले ऐसे दूसरे भारतीय बने हैं जो नॉर्वे चेस कंपटीशन में विनर बने हैं। पहले नंबर पे आर प्रज्ञानंदा, जैसा कि हम बोलते हैं साउथ बेल्ट में प्रज्ञानंदा के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी बेल्ट में इनको आर प्रज्ञानंदा के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर पे भारत आता है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट के वेस्ले सो, उसके तीसरे नंबर पे फ्रांस के एलीरेजा फिरोजा। उसी में ये तो मेंस का हो गया। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो कजाकिस्तान पहले नंबर पे आता है। नॉर्वे चेस कंपटीशन में कजाकिस्तान की बीबी सारा असौबेवा ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे जू जिंगर है चाइना के, और तीसरे नंबर पे यूक्रेन के अन्ना मुजिचुक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। ये जो टूर्नामेंट है नॉर्वे चेस का, ये सबसे पहले 2026 में कौन सा एडिशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 में नॉर्वे चेस कंपटीशन का कौन सा एडिशन खेला गया है। तो याद रखिएगा 14वां कहाँ खेला गया था? नॉर्वे के ओस्लो शहर में ये आयोजित होता है। इसके विनर को, नॉर्वे चेस कंपटीशन का जो विनर होता है जैसे कि आर प्रज्ञानंदा, ठीक है, उनको 7 लाख नॉर्वेजियन क्रोन दिया जाता है, मतलब करेंसी के फॉर्म में। और ये कितने के बराबर होता है? अगर भारत की बात करें तो भारत के कितने रुपए के बराबर होता है? अमूमन आमतौर पे देखा जाए तो लगभग ये 70 लाख के आसपास आएगा ये रकम। आगे बढ़ते हैं। रोम डायमंड लीग, ये भी एक तरह कंपटीशन ही है। रोम डायमंड लीग में 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले एशिया के चौथे प्लेयर कौन बने हैं, जो विजेता भी बने हैं? इनका नाम है रुमेश थरंगा पाथिरागे। ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं जो 90 मीटर से अधिक भाला फेंके हैं? रुमेश थरंगा पाथिरागे। इन्होंने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर भाला फेंक के 90 मीटर का जो रिकॉर्ड होता है वो तोड़कर और चौथे एशियन प्लेयर बने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 90 मीटर का एक रिकॉर्ड होता है, उससे ज्यादा 92.62 मीटर भाला फेंक के एशियन प्लेयर बने हैं। और कितने नंबर के एशियन प्लेयर? तो चौथे नंबर के। कौन बने हैं? रुमेश थरंगा पाथिरागे। इसी थ्रो के साथ उन्होंने पुरुष के कैटेगरी में जेवलिन कंपटीशन को भी जीत लिए। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। श्रीलंका के पहले ऐसे प्लेयर हैं जो रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर भाला फेंककर एक नेशनल रिकॉर्ड, श्रीलंका के लिए एक नेशनल रिकॉर्ड बना है। 90 मीटर का और भी प्लेयर्स हैं, 90 मीटर के आंकड़ा को छूने वाले और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले अरशद नदीम जो पाकिस्तान के हैं, 92.97 मीटर, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने खेला था। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे रुमेश थरंगा पाथिरागे, ये श्रीलंका के हैं। इनका रिकॉर्ड देखिए 92.62 है। साथ ही आपको बता दें श्रीलंका का ये एक नया रिकॉर्ड भी बना चुके हैं इसी के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं नीरज चोपड़ा, ये भारत के हैं, 90 मीटर से प्लस ये फेंके थे। उसके बाद आते हैं चाओ सुंग चेंग, ताइवान के हैं, 90 मीटर इनका भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहां से एक क्वेश्चन ऐसे आता है, रोमन डायमंड लीग में चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं जो 90 मीटर से अधिक भाला फेंके हैं, मतलब 92.62। ये आपको याद रखना है कि चौथे कौन बने, रुमेश थरंगा पाथिरागे। कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। और इसी के साथ वो पुरुष के जेवलिन में भी जीत दर्ज की अपने नाम पे, और श्रीलंका का भी एक रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वांडा डायमंड लीग ओवरव्यू, ये वर्ल्ड एथलीट की सबसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन में से एक है, वांडा डायमंड लीग सीरीज का हिस्सा है। ठीक है, ये ये प्रीवियस क्वेश्चन से इंटरलिंक कर रहा है, वो जो रोम डायमंड लीग है इससे। ये वांडा डायमंड लीग सीरीज का हिस्सा है, कौन, रोम डायमंड लीग वाला। ओके, ये कंपटीशन हर साल रोम, इटली के रोम शहर में आयोजित किया जाता है। दुनिया के टॉप एथलीट्स इसमें भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड, ये एक अवार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड 2026 में किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को दिया गया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर है ये, आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। ये अवार्ड पाने वाले ये पहले फुटबॉलर है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2-3 सवाल बन रहा है। सबसे पहले प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड 2006 किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ऐसे पहले फुटबॉलर बने हैं, फुटबॉलर तो बहुत हैं लेकिन पहले फुटबॉलर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड दिया गया है। पहले फुटबॉलर कौन है, लियोनेल मेसी। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड 2026 पहले फुटबॉलर हासिल कौन किया, पहले फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा सम्मानीय अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है इनके लिए। या फिर किस किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, स्पोर्ट्स करियर में बढ़ावा अगर आप कोई दे रहे हैं, कोई भी प्लेयर दे रहा है, उसके लिए स्पोर्ट्स में अगर किसी भी तरीके से बढ़ोतरी ला रहे हैं, ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से भी दिया जाता है, एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में भी, या फिर सामाजिक कार्य से जुड़ा कोई कार्य किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ये अवार्ड दिया जाता है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस। इस बार लियोनेल मेसी को दिया जाता है, और साथ ही ये पहले फुटबॉलर बन चुके हैं, याद रखिएगा पहले फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी से अगर जुड़ा कुछ अन्य मुख्य तथ्य हम लोग देखते हैं तो वो अभी फिलहाल वर्तमान में इंटर मियामी सीएफ के कप्तान भी हैं। अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान भी बने हैं। किसको, वो जिस अपने देश को, अर्जेंटीना से ये बिलोंग कर रहे हैं। पहली बार किसी फुटबॉलर को ये सम्मान दिया गया, जैसा कि हम पहले ऊपर मेंशन किए थे, पहली बार ये किसी फुटबॉलर को अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये 8 बार बैलोन ड'ओर अवार्ड दिया गया है इनको, किनको, लियोनेल मेसी को 8 बार दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 और 24 के विनर भी रह चुके हैं लियोनेल मेसी। ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात करें तो बीजिंग ओलंपिक 2008 के विनर, विजेता भी रह चुके हैं, कौन, लियोनेल मेसी। ये सारा उन्हीं के नाम। फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, अर्जेंटीना जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन जीता, अर्जेंटीना जीता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड के बारे में अगर थोड़ा बहुत बात करें तो ये स्पेन का मोस्ट सम्मानीय, मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। स्पेन का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है क्या, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिर से देख लेते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, सोशल साइंस के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के क्षेत्र से उत्कृष्ट का मतलब होता है परफेक्ट। आप किस काम को कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट किए, योगदान दिए, सहयोग किए, उस क्षेत्र में देखते हुए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। इसका स्थापना 1981 में हुआ था। हेडक्वार्टर का ऑस्ट्यूरियस शहर, स्पेन एक देश है, उसका एक शहर है ऑस्ट्यूरियस, उसी के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। कि कहाँ कहाँ दिया जाता है ये हम आप लोग को बता दिए हैं। ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है एनजीओ के तहत, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस फाउंडेशन है ये, उसी के द्वारा ये प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड दिया जाता है। इस बार फुटबॉलर को दिया गया है, कौन है वो, लियोनेल मेसी, पहले फुटबॉलर है, हम बार बार कह रहे हैं पहले फुटबॉलर है। अवार्ड सेरेमनी कहाँ दिया जाता है, ओविडो एक शहर है, वहीं पे ये आयोजित होता है, वहीं पे ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निधन समाचार का अगर बात करें तो एसी श्रीहरि अभी हाल ही में इनका मृत्यु हुआ है। एसी श्रीहरि अभी हाल ही में इनका मृत्यु हुआ है। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, एसी श्रीहरि हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, ये किस क्षेत्र से एसोसिएट करते हैं, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र से ये एसोसिएट कर रहे हैं। महज 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है।
ये मलयालम भाषा के साहित्यकार, मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। ये पोएट भी थे, राइटर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे और शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट भी थे। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। रक्षा नियुक्तियां एवं संगठन, अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे हम चीफ और वाइस चीफ का बात करेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये 1 जुलाई 2026 से अपना पद संभालेंगे। 1 जुलाई 2026 से ये अपना पद संभालेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। इससे पहले कौन थे? नियुक्ति से पहले इनका प्रोफाइल, ये हालांकि अगर बात करें, ये आशुतोष दीक्षित किसके जगह पे आए हैं? इनसे पहले नागेश कपूर थे। नागेश कपूर पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, इनके जगह पे आशुतोष दीक्षित जी आए हैं। ठीक है, अगर बात करें आशुतोष दीक्षित के बारे में, इनसे पहले का चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में वो कार्यरत थे। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि ये तीनों सेना में, मतलब कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बढ़िया कोऑर्डिनेशन देखते थे, कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाते थे, एक कॉन्जोनेंस रखते थे तीनों में। एयरफोर्स का अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स का स्थापना हुआ था, लिहाजा 8 अक्टूबर को हम लोग हर साल एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। करंट की अगर बात करें, हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। महत्वपूर्ण सैन्य प्रमुख की अगर बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहने का मतलब है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों के हेड है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, सीडीएस। सीडीएस कौन है? जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। चीफ ऑफ आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ नेवी एडमिरल कृष्ण स्वामीनारायण। इंपॉर्टेंट है ये सब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 29 मई 2026 को एडमिरल, ये हम लोग शायद पिछले वीकली सेक्शन वाले में करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि फिर से आप लोग देख लीजिए। 29 मई 2026 को वाइस एडमिरल अजय कोच्चर नियुक्त किए गए हैं और ये किस नंबर पे आए हैं? 48वें नंबर पे। 48वें नंबर पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट में 48वीं मुख्य न्यायाधीश, 48वीं चीफ जस्टिस के रूप में किसने पद को संभाला है? किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है न्यायमूर्ति जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, ये सिक्किम से बिलोंग करती हैं, सिक्किम राज्य से बिलोंग करती हैं। इनसे पहले सिक्किम हाईकोर्ट में ये जज थी। वे सिक्किम, अच्छा साथ ही साथ बताते चलो आप लोग, सिक्किम की ये पहली महिला जज है। सिक्किम राज्य की ये पहली महिला जज है जो पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर आसीन हो रही हैं। उनका जन्म गैंगटॉक में हुआ था। संवैधानिक प्रावधान का अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का जो पद होता है वो अपॉइंट किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पे। कौन है? देख लीजिए फिर से, न्यायमूर्ति जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। कितने नंबर पे आई है? कौन सी है? 48वीं, 48th। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 217, आर्टिकल अनुच्छेद 217 में कहता है कि हाईकोर्ट में जजों की जो नियुक्तियां होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनके पूर्व में मीनाक्षी मदन राय मैम के पहले कौन थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश? संगम कुमार साहू का स्थान लिया है। 4 जून को संगम कुमार साहू जी रिटायर्ड हुए हैं और उनके जगह पे मीनाक्षी मदन राय आई हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन यहीं से आता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 जून। हर साल हम लोग 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम देखिए, क्या पूछ सकता है एग्जाम में, इसका डेट पूछ सकता है, कब मनाते हैं, वहां पे लिखा है 7 जून। कब मनाते हैं? 7 जून। और इसका थीम क्या है? ऐसे पूछता है सवाल कि 2026 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है? थीम क्या है? थीम याद करना होता है, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। बहुत अच्छा है थीम इसका, बहुत अच्छा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी बहुत साफ है, सरल शब्दों में
कोशिश किए हैं हम और हमारी टीम आप लोग तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। सेफ फूड, खाना को बचाना है। हमारे घर, आपके घर आए दिन हर पल सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ खाना का निवाला फेंकाता ही है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, थीम पे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, सेफ फूड, खाना बर्बाद ना हो, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। खाना खराब खाना खाने से पहले खुद को रोकना होगा, क्योंकि खराब खाना खाने से पहले हम ही लोग को तमाम तरह का बीमारी होती है और फिर हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा खाना खाया ही क्यों जाए, क्यों ना ताजा खाया जाए। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम क्या है, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 जून को। पर्पस क्या है? पर्पस हमारे ये सब है कि खाना को खराब होने से बचाना चाहिए, खाना को सुनिश्चित करना चाहिए, खाना हमारे पास ताजा है, अच्छे क्वांटिटी में है, फिर खाना बर्बाद ना हो। आगे बढ़ते हैं, इसका बटन आप लोग थीम देख लीजिएगा क्या है। दिसंबर 2018 को यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए दिसंबर 2018 को 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे घोषित की। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आ सकता है। 3 सवाल हम यहाँ पे फिर से बोलते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। इस बार 2026 का थीम क्या है? फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। इंटेंशन तो नहीं पूछते, इंटेंशन वो बता दिया गया आप लोग को। डेट देख लीजिए, थीम देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि यूएनजीए के द्वारा किस डेट को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तहत हम लोग मनाते हैं हर साल। तो दिसंबर 2018, दिसंबर नहीं भी तो 2018 साल में, 2018 से यूएनजीए के कहने के मुताबिक 7 जून को हर साल हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इंटेंशन यही है कि लोगों को अवेयर करना। फिर आते हैं, पहला डिक्लेयर तो 2018 को कर दिया था, लेकिन पहली बार अगर हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाए थे तो वो था 2019। 2018 में यूएनजीए डिक्लेयर किया था, प्रोक्लेम किए थे, लेकिन 2019 से हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाना शुरू किए थे। कब? 7 जून। ओके, और इसका नेतृत्व कौन करता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का नेतृत्व कौन करता है? सोचता कौन है इसके बारे में? ऑब्जर्व कौन करता है? किसने बनाया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये फैसला लिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। विश्व का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी कहां बना है? न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी कहां बना है? किस देश ने बनाया है? आंसर इसका फिनलैंड। आंसर है फिनलैंड। ये एक यूरोपियन कंट्री है। कहां बना है न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी? फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। यहां पे होता क्या है, यहां फिनलैंड में भी ओंकालो एक जगह है, ओंकालो रिपोजिटरी। ओंकालो एक जगह है, उसी के नाम पे ओंकालो रिपोजिटरी, वहां पे न्यूक्लियर वेस्ट रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह एक ऐसा कचरा है, रेडिएशन, ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स बनने के पहले, न्यूक्लियर बनने के पहले इसमें से रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए कि वो लगभग सालों तक उसका रेडिएशन छोड़ते रहता है और फिर हर जाना हम लोग को भुगतना पड़ेगा। जमीन के नीचे लगभग 400 से लेके, जमीन के नीचे फिनलैंड के ओंकालो रिपोजिटरी के नीचे 400 से लेके 450 तक डेप्थ में, गहराई में जमीन को खोदा जाएगा और ग्रेनाइट के चट्टानों के बीच इसे दबाकर रखा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है कि 1 लाख साल तक हम इसे रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन वालों को कोई दिक्कत ना हो और ऐसे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, सेफली स्टोर किया जा सकता है। इससे फ्यूचर जनरेशन को और हमारे पर्यावरण को मतलब इन्वायरमेंट के रेडिएशन के खतरों से बचाया जा सकता है। इसे गहरे अंडरग्राउंड ग्रेनाइट के अंदर रखा जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो फिनलैंड के ओंकालो रिपोजिटरी के 450 मीटर गहराई में जाके ग्रेनाइट के चट्टानों के बीच में इस कचरा को, न्यूक्लियर के वेस्ट को, न्यूक्लियर के कचरा को, जिससे रेडिएशन निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है पर्यावरण के लिए भी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जिससे कि उसे अंदर रखा जाएगा। सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर से कवर किया जाएगा इस कचरे को
और फिर स्टील और कॉपर के कंटेनर्स में पैक करके रखा जाएगा। किस में पैक करके रखा जाएगा? इन न्यूक्लियर के वेस्ट को स्टील और कॉपर के कंटेनर में पैक करके अच्छे से रखा जाएगा 450 मीटर के नीचे, ताकि लाखों साल तक हमारे फ्यूचर जनरेशन को और हमारे पर्यावरण को किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड के बारे में कुछ और जानकारी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उपनाम इसका क्या है? मतलब एक टाइटल होता है, प्यारा सा नाम, निकनेम होता है, पेटनेम होता है। तो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फिनलैंड को। कहाँ का कंट्री है? यूरोपियन कंट्री, यूरोप का एक कंट्री है। अभी हाल ही में फिनलैंड का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है भाई? क्योंकि यहां पे वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बना है। बहुत अच्छा काम है ये। और एक बात और, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कई तरह का रिपोर्ट होता है, कई रिपोर्ट होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये हमेशा से लगातार फिनलैंड शीर्ष स्थान पे रहता है। शीर्ष कहने का मतलब है कि पहले स्थान पे रहता है, पहले स्थान पे रहता है। फिनलैंड नाटो 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 का मेंबर कब बना था? 2023 में बना था। 31वां देश के नाम उभर कर आया था फिनलैंड नाटो का। नाटो के प्रधानमंत्री की बात करें तो पेटेरी ओरपो, नाटो के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो सिप्री ईयरबुक क्या होता है? आइए देखते हैं हम लोग। सिप्री ईयरबुक 2026 न्यूक्लियर वेपन स्टेटस के बारे में बताता है। सिप्री का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जानना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ये बताता है कि कोई भी देश न्यूक्लियर या फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर या फिर हथियार व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन से स्थान पे आता है, किस नंबर पे आ रहा है। तो न्यूक्लियर वेपन्स के भारत का स्थान है 6ठा। सिप्री ईयरबुक ये बताता है कि भारत 6ठे स्थान पे आता है। न्यूक्लियर वेपन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो हथियार व्यापार के बारे में जानकारी देता है सिप्री ईयरबुक। ओके, भारत का 6ठा स्थान है। ये सवाल पूछता है सिप्री ईयरबुक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। सिप्री के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास सिर्फ 190 परमाणु हथियार है। जनवरी 2026 तक भारत के पास 190 परमाणु हथियार है। वहीं देखा जाए तो अगर यूएसए का बात करें तो 3700 है। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रसिया के पास है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रसिया के पास है, 4400। चाइना के पास आप देख सकते हैं 620, अमेरिका के पास 3700, इंडिया के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170। सबसे ज्यादा रसिया के पास है। आगे बढ़ते हैं 2025 में भारत के पास, यही देखिएगा 2025 में भारत के पास 180 था। यह भी सवाल आ सकता है कि कितना बढ़ा। ऐसे सवाल आ सकता है कि भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल के अनुसार इस साल कितना बढ़ा है, कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो 10, पिछले साल 2025 में 180 था और 2026 में 190 है। मतलब 10 न्यूक्लियर वेपन बढ़ा है इस बार। न्यूक्लियर वेपन एनडब्ल्यू 10 बढ़ा है। आगे बढ़ते, इसमें से 12 को डिप्लॉय करके रखा गया है। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता है, पर फिर भी रेयरली 12 को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। पहली बार सिप्री ईयरबुक 1969 में निकाली गई थी। पहली बार सिप्री ईयरबुक 1969 में निकाली गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं हम लोग फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति किसे कहा है? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी, जो कि भारत के हैं, एशिया के गौतम अडानी जो कि भारत के हैं। आगे बढ़ते, इनका नेट वर्थ देखा गया है 89.2 बिलियन डॉलर हो गई है अडानी ग्रुप का।
मुकेश अंबानी को और मासायोशी सोन को पीछे छोड़े हैं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है 88 बिलियन और मासायोशी सन का 87 बिलियन। इन दोनों को पीछे छोड़ के अडानी ग्रुप, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वर्ल्ड का देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। इनका नेटवर्थ है 900 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क, 900 बिलियन डॉलर इनका नेट वर्थ है। अडानी ग्रुप का अगर बात करें तो एस्टेब्लिश हुआ है 1988 में। फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ही है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात स्टेट के अहमदाबाद सिटी में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। निधन समाचार का अगर बात करें तो सलीम कुमार, हाल ही में सलीम कुमार का 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से एसोसिएट कर रहे थे, किस क्षेत्र से संबंध रख रहे थे? सबसे पहले तो बात करिए, अभिनेता थे, मलयालम भाषा के अभिनेता थे। इनका जन्म कोच्चि केरल में हुआ था। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। सलीम कुमार को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ये एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी 4 बार मिल चुका है। देखते हैं आगे। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका थीम आता है, ठीक है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं। और 7 जून को याद है आप लोगों को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। इसका उद्देश्य देख लीजिए, मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सागर के महत्व को लोगों को समझाना, लोगों को अवेयर करना सागर, महासागर के प्रति, ठीक है। इसके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बचाना, लोगों को अवेयर करना। ओशन कंजर्वेशन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। जब लोगों में जागरूकता आएगा महासागर को बचाने के लिए, तो ये सब चीज़ का फायदा हम लोगों को ही होगा। और अगर थीम का बात करें, देखिए जैसे कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, तो उसका थीम पूछ सकता है 2026 में। सेम उसी तरीके से वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसका भी थीम पूछेगा कि 2026 में वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? तो री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो और न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक्शन थीम का अगर बात करें, ये तो थीम हो गया। और एक्शन थीम का स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। अगर इतिहास देखते हैं इसका, तो यूएनजीए का मतलब यहां पे हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2008 में 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के तहत हम लोग मनाते हैं, प्रोक्लेम किए थे। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2009 में पहली बार मनाया था। अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से, फिर से बोलते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। थीम फ्रॉम बर्डन टू सेफ फूड, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को याद हो, खाना को बचाना है। और यूएनजीए उसको प्रोक्लेम किया तो 2018 में, ऑलराइट। लेकिन मनाना शुरू किए थे हम लोग 2019 में। सेम आते हैं इधर, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। उद्देश्य क्या है? ओशन को बचाना है, ऑलराइट, जिससे कि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बायोडाइवर्सिटी हो, डेवलपमेंट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसका थीम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर एक्शन थीम है। लेकिन अगर हम फिर आते हैं, यूएनजीए प्रोक्लेम कब किया था? 2008 में। पर हम लोग मनाना शुरू कब किए? 2009 से, ऑलराइट। सबसे पहली बार 2009 में मनाया गया था। फिर देखते हैं 1992 के अर्थ समिट में, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। पहली बार वर्ल्ड ओशन डे का प्रस्ताव कौन से देश रखे थे? 1992 में अर्थ समिट के दौरान सबसे पहले ऐसा कौन सा देश बना था जो वर्ल्ड ओशन डे के बारे में, वर्ल्ड ओशन डे के प्रस्ताव रखे थे? कनाडा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ओशन डे और पानी देख के आज हम एक लाइन पढ़े हैं, बड़ा अच्छा लगा, सोचिए आप लोग के साथ साझा करते हैं। ध्यान से सुनिए, थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर हमें मजा आया, शायद आप लोग को भी आए। नदियों ने पहाड़ को छोड़ा, क्या इसलिए पहाड़ कठोर है, या पहाड़ कठोर है इसलिए नदियों ने साथ छोड़ा? हमें पर्सनली ये लाइन बड़ा प्यारा लगा, इसलिए हम सोचे कि आप लोग के साथ साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल, अगले टॉपिक की तरफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
ISS इंटरनेशनल स्पेस यात्रा के दौरान पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का आगामी अपकमिंग पुस्तक कौन सा है? उसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसका? शुभांशु शुक्ला का। इसमें वो क्या लिखे हैं अपने, अच्छा अंतरिक्ष में जाने वाले, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं। नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। इनका कौन सा अपकमिंग बुक है? द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको 25 जून 2026 को लॉन्च किया जाना है। इस बुक में है क्या? शुभांशु शुक्ला द्वारा स्पेस मिशन का सारा एक्सपीरियंस साझा किए हैं। स्पेस में कैसा लगता है, कैसे जाया जाता है, उसमें कौन कौन सा संघर्ष किया जाता है, सारा कुछ उसमें वो साझा किए हैं। इनका जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। एक्सियम 4 मिशन में पायलट भी रह चुके हैं ये शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन का बात करें तो 4 एस्ट्रोनॉट में से एक हैं। अभी गगनयान मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट को चुना गया है जिसमें एक शुभांशु शुक्ला भी है। शुभांशु शुक्ला भी हैं 4 एस्ट्रोनॉट में से। जनवरी में प्रेसिडेंट ने अशोक चक्र से सम्मानित किया इनको। जनवरी में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र से सम्मानित व्यक्ति ये दूसरे बन चुके हैं। पहले हमारे कौन है? राकेश शर्मा, जिनको 1984 में दिया गया था, और शुभांशु शुक्ला को 2026 में दिया गया, जनवरी 2026। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड आई डोनेशन डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 10 जून को वर्ल्ड आई डोनेशन डे। वर्ल्ड आई डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। बेसिकली क्या होता है? डेथ के बाद नेत्रदान करने के लिए अवेयर किया जा रहा है। आखिर हम लोग ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं? वर्ल्ड आई डोनेशन डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि लोगों के दिलो दिमाग में ये बात पहुंचे कि मृत्यु के बाद किसी को आंख दान कर दिया जाए और उसके जीवन में एक बहुत खूबसूरत बदलाव लाया जाए। ये पहल किया गया है। ये जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड आई डोनेशन डे 10 जून को हम लोग हर साल मनाते हैं। अगर पूछे कोई, एग्जाम में ये आता है, कि नेत्रदान में आई डोनेट करते समय आई का कौन सा पार्ट लेता है, दान किया जाता है, तो कॉर्निया, ये याद रखिएगा, कॉर्निया का दान होता है। इसका थीम क्या है? डोनेट आईज गिफ्ट साइट ट्रांसफॉर्म लाइफ। नेत्र दान करिए मतलब कॉर्निया दीजिए, दृष्टि के लिए, दृष्टि मतलब देखने के लिए, उनको विजन मिले जिसको आप दीजिएगा, और किसी ऐसे इंसान को जिसको दिख नहीं रहा है, जिसका आई साइट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको काफी ज्यादा खूबसूरत दुनिया देखने का अवसर मिले उपहार के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला 15वां सवाल। आसाम के जीआई टैग वाली तेजपुर लीची, आसाम के जीआई टैग वाली तेजपुर की लीची किस 2 देशों को एक्सपोर्ट किया गया है? दुबई और सिंगापुर को असम के तेजपुर की लीची एक्सपोर्ट की गई है। किसके द्वारा किया गया है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोऑपरेशन से असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट भेजी गई है। याद रखिएगा आप लोग, ये पूछता तो नहीं है, बस पूछेगा ये कि असम की जीआई टैग वाली तेजपुर की लीची किस 2 शहर में एक्सपोर्ट की गई है? तो दुबई और सिंगापुर, ठीक है। वो किसके द्वारा की गई है? तो ये इसके द्वारा किया गया है, एपेडा के द्वारा किया गया है। और इससे ये भेजने, ये जो कंसाइनमेंट है, उसके बाद क्या हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इस लीची मतलब तेजपुर की लीची जो असम की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है, दुबई प्लस सिंगापुर पहुंचना नॉर्थ ईस्ट एग्री एक्सपोर्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तेजपुर की लीची को जीआई टैग कब मिला है? 2015 में मिला है। तेजपुर की लीची को जीआई टैग कब मिला है? 2015 में मिला है। देखते हैं अपना अगला सवाल।
मेंस हॉकी अंडर, ये यू का मतलब अंडर, मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 के विजेता कौन बने? कौन बने? भारत, भारत बना। मेंस हॉकी अंडर 2018 एशिया कप 2026 का विजेता कौन है? भारत है। आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। भारत किसे हराया? जापान को ही हराया। और इस तरीके से भारत पहले स्थान पर आकर गोल्ड जीता, जापान दूसरे स्थान पर रहा और सिल्वर जीता। और पाकिस्तान का अगर बात करें तो ये था थर्ड और इसको ब्रॉन्ज मिला। तो विजेता कौन हुआ? मेंस की अगर बात करें, मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप का विजेता कौन रहा? भारत रहा। दूसरे नंबर पे जापान रहा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान रहा। भारत को मिला गोल्ड, जापान को मिला सिल्वर, पाकिस्तान को मिला ब्रॉन्ज। भारत याद रखिएगा। एशिया हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। एशिया कप अंडर 18 का ये जो कंपटीशन है वो कौन करवाता है? एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में हुआ था। टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर से वह ये शुरुआत हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर। अगर वहीं पे हम बात करें वेमेन, महिलाओं की अगर बात करें तो वेमेन्स अंडर 18 एशिया कप हॉकी का विजेता कौन सा देश रहा है? चाइना रहा है पहले नंबर पे, मतलब चाइना विनर रहा है, तो चाइना को मिला गोल्ड। दूसरे नंबर पे जापान जिसको मिला सिल्वर। तीसरे नंबर पे इंडिया, इंडिया को क्या मिला? ब्रॉन्ज। मतलब मेंस में विजेता रहा कौन? इंडिया। वेमेन्स में ऑफ चाइना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है ली जे म्यूंग। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन? ली जे म्यूंग। ये पीएम अपॉइंट किए हैं, उनका नाम बताना है। उनका नाम है हान शेंग शुक। ये दूसरी महिला पीएम है साउथ कोरिया की, याद रखिएगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। और इन्होंने नए पीएम, नए प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया है, चुना है, अपॉइंट किया है। उनका नाम क्या है? हान सेंग सुक। हान सेंग सुक दूसरी महिला पीएम है साउथ कोरिया की। तो इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले है हान मियोंग सुक। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनका है मियोंग, हान मियोंग, मियोंग मियोंग, हान मियोंग सुक। इनका नाम है हांग सियोंग सुक, हांग सियोंग सुक। याद रखिएगा, पहली महिला हान म्योंग सुक, दूसरी महिला हान सियोंग सुक, साउथ कोरिया की। प्रमुख इंटरनेट कंपनी, इनका अगर बात करें हान सियोंग सुक के, तो साउथ कोरिया का एक कंपनी है नेवर, नेवर कंपनी इंटरनेट कंपनी है। इसमें वो सीईओ के पद पे भी तैनात रह चुकी हैं, सीईओ के पद पे भी वो कार्य कर चुकी हैं। साउथ कोरिया का राजधानी क्या है? सियोल। वहां का करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अलग टॉपिक पे। वोग आईवियर ने भारत के लिए, अगर अब इस कंपनी का बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध इंटरनेशनल आईवियर कंपनी है। ये कंपनी भारत के लिए अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर खोजा है। एक नया कहने से पहले हम ये बताना चाहेंगे अभी तक कौन है, था नहीं अभी है, उसमें नया ब्रांड एम्बेसडर ऐड किया गया है। तो शाहिद कपूर, शाहिद कपूर पहले से थे वोग आईवियर के ब्रांड एम्बेसडर। इनके साथ ये रहे शाहिद कपूर और इनके साथ कीर्ति सेनन को जोड़ा गया है। वोग आईवियर भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन को जोड़े हैं और पहले से शाहिद कपूर थे, मतलब अब ये दोनों हुए। आगे बढ़ते हैं। ये प्रसिद्ध आईवियर ब्रांड है, हम आपको बता चुके। वोग आईवियर 1973 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के मिलान शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को भारत के लंबे समय तक निर्वाचित इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ पहले किसका, पहले से बने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किसका, किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं? सबसे पहले तो हम इनका डेज देखते हैं। प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड डे 4399। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 4399 दिन पूरा हो चुका है। और इसी के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन यही पूछेगा किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है। ये कितना दिन रहे थे?
4398, नरेंद्र मोदी का 4399, ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। और देखिएगा 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के पहली बार पीएम बने, और साथ ही साथ 2019 में ही बने। 2024 से अभी तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं भारत के। लगातार 3 बार आम चुनाव जीतने वाले पहले पीएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 बार आम चुनाव, लगातार 3 बार जनरल इलेक्शन के बाद पीएम बनने वाले पहले पीएम बने हैं। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें हम, तो ये पीएम बने भारत के 1952 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। मतलब इलेक्शन के बाद यहां पे एक जनरल इलेक्शन हुआ था, 1952 से शुरू हुआ था, ठीक है। जनरल इलेक्शन 1952 के बाद, मतलब 1952 में शुरू हुआ था जनरल इलेक्शन, आम चुनाव 1952 से लेकर के 1964 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और इसके पहले अगर हम बात करें आजाद भारत, मतलब 1947 से ही वो भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कितना दिन बनाए? 4398। इस रिकॉर्ड को ब्रेक किए। कौन ब्रेक किया? नरेंद्र मोदी। कितने दिन में? 4399 दिन। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक ये इंदिरा गांधी भारत की पीएम रही। इनका कितना दिन हुआ? 4078 दिन हुआ था। तो क्वेश्चन ये था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को भारत के लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के साथ किस प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड ब्रेक किए? तो जवाहरलाल नेहरू का। कितने दिन से? एक दिन। ये 4398 था इनका, और उनका 4399। अभी तक खैर नरेंद्र मोदी है ही, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। नरेंद्र मोदी के नाम एक और अनदर रिकॉर्ड है, वो देखिए आप लोग। 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार नेतृत्व करने वाले शख्स बने। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप लोग, 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार को नेतृत्व करने का शख्स बने। कौन? एक और रिकॉर्ड, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। नासा द्वारा आर्टेमिस 3, ये एक मिशन लॉन्च किया जाना है, सॉरी, आर्टेमिस 3, नासा के द्वारा आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें 4 मेंबर आर्टेमिस में रखे गए हैं। वो किस मिशन से रिलेट कर रहा है? किस मिशन से? जैसे कि अगर पूछे सोलर है, लूनर है, तो ये हमारा लूनर मिशन है, मतलब चंद्र मिशन है। ऑलराइट, क्वेश्चन ऐसे आता है कि नासा द्वारा आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है। वो किस मिशन से एसोसिएट कर रहा है? वो किस मिशन से रिलेट कर रहा है? बिलोंग्स टू विच मिशन? तो ये हमारा लूनर मिशन, चंद्र मिशन। 2027 तक भेजा जाना है, 2027 तक भेजा जाना है। चांद पर नासा के 4 एस्ट्रोनॉट को उतारा जाएगा। चांद पर नासा के 4 एस्ट्रोनॉट को उतारा जाएगा। 14 दिन का ये योजना है या प्रोग्राम है, मतलब 2 हफ्ता, मोटा मोटी 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम है। देखिए अभी तक नासा ने 3 आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है। एक एक करके इंडिविजुअली देखते हैं। पहले आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? 2022 में किया गया था। पहले आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? 2022 में। इसमें क्या हुआ था? कोई इंसान को बैठाया नहीं गया था, ये सिर्फ गया था, इसमें ये टेस्ट किया गया था, इंसान नहीं था इसमें, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। देखिए क्या चांद तक पहुंच पाता है या नहीं? पहला, चांद तक पहुंच पाता है या नहीं। फिर आता है SLS रॉकेट का परफॉर्मेंस चेक किया गया। SLS रॉकेट का परफॉर्मेंस चेक किया गया, कैसा है? ओके, नेक्स्ट आते हैं चांद के चारों तरफ घूमकर ये वापस आ गया था। पहला आर्टेमिस फर्स्ट मिशन। आगे बढ़ते हैं आर्टेमिस सेकंड के बारे में देखते हैं। ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। दूसरा आर्टेमिस सेकंड लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2026 को। लोकेशन क्या था, मतलब कहां से ये किया गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए के शहर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया था। इसमें पहले वाले में क्या था? कोई इंसान नहीं था। दूसरे वाले में 4 इंसान को भेजा गया था, 4 क्रू मेंबर भेजे गए थे। हालांकि चांद पे ये उतरे नहीं,
ये भी वही किए थे, चांद के आसपास घूमकर चले आए थे। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले में कोई इंसान को नहीं भेजा गया था और दूसरे वाले में 4 क्रू मेंबर को भेजे गए थे। देखते हैं, चांद के पास जाके घूम के वापस आ गए थे, उतरे नहीं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली मिशन क्रिस्टियाना कोच। ठीक है, यहां पे देखिएगा पहली लिखा है, पहली का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम फिर कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए, चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली, फ्लाई बाय मतलब चंद्रमा के आसपास घूमते हुए चले आना है, उतरना नहीं है। चंद्रमा के आसपास फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला क्रिस्टियानो कोच है। नासा का अगर बात करें, नासा का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नासा क्या है? यूएसए का स्पेस एजेंसी है। एस्टेब्लिश कब किया था? 29 जुलाई 1958 को किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी, एक शहर है यूएसए का। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहे थे तो अभी तक आप लोग शुरू से लेके अंत तक, मतलब यहां तक देखते तो आ रहे हैं, लेकिन ये मेरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कह लीजिए और मेरे हिसाब से बहुत प्यारा करंट अफेयर्स है। प्यारा मतलब बहुत प्यारा, लिटरली बताएंगे तो शायद आप लोग भी रिलेट कर पाइएगा। गुजारिश है प्यार से सुनते रहिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान, सॉरी आगे पीछे बोल दी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA कब शुरू किया गया? थोड़ा पटांग लग रहा होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, व्हाट इज इट, लेकिन जब आगे बात करेंगे इसका तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका पॉइंट देखिएगा आप लोग, कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 शुरू किया गया। और ये इसकी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है, ये जो आइडिया है, इसको जो बोलिए आप लोग, ठीक है, इसका 10 साल कंप्लीट हुआ है। कब? 9 जून 2026 को। शुरू कब किया गया? 9 जून 2026 और 9 जून 2026 को ये अपना 10 साल कंप्लीट किया। ऑलराइट, इसके बारे में अब थोड़ा जानते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है 10 साल कंप्लीट किया। किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यह शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यह शुरू किया गया था। ऑलराइट, आशा करता आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव, भाई ये उद्देश्य क्या था? आखिर हम जो बात बोले थे ये टॉपिक शुरू करने के पहले कि हमें बड़ा पर्सनली बहुत प्यारा करंट अफेयर्स लगा। प्यारा मतलब लिटरली प्यारा लगा। बताते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये पढ़िएगा आप लोगों को तो दिल छू देगा कि सबसे प्यारा काम, सबसे प्यारा करंट अफेयर, सबसे प्यारा टॉपिक है ये। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 को। इसका 10 साल कंप्लीट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य पे आते हैं। उद्देश्य सुनिएगा ध्यान से, गर्भवती महिलाएं को निशुल्क सेवा प्रदान करना। वाह, गर्भवती महिलाएं को निशुल्क सेवा प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। व्यापक, व्यापक मतलब एम्पल, ठीक ढंग से, गुड एनफ, सफिशिएंट, व्यापक स्तर पे या गुणवत्तापूर्ण केयर प्रदान करना चाहिए। गुणवत्ता का मतलब होता है ठीक तरीके से, जो ट्रीटमेंट होता है वो कायदे का ट्रीटमेंट होना चाहिए। व्यापक और गुणवत्तापूर्ण केयर, देखरेख प्रदान करेगा ये योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। सही समय पर सही इलाज, सही समय पर सटीक इलाज ना मिलने की वजह से कई बच्चे और बच्चे की मां, मातृत्व, ठीक है, मां जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडी होती है, मर जाती हैं, मर जाती है सटीक इलाज ना मिल पाने की वजह से, सही समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से कई मां और बच्चे मर जाते हैं। बच्चे मतलब इन्फेंट की हम बात कर रहे हैं, शिशु, नवजात शिशु मर जाती हैं। सही समय पर सटीक इलाज करेगा कौन? बच्चे का भी और मां का भी। मृत्यु दर को कम करेगा, यह भी एक अच्छा पॉइंट है।
लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट, गर्भवती महिला को निःशुल्क सेवा प्रदान करेगा, व्यापक और गुणवत्ता केयर करेगा, ठीक है, सही समय पर सटीक इलाज देकर, प्रोवाइड करके माँ को, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को और बच्चे को बचाकर मृत्यु दर को कम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिलीवरी, भाई वाह, आफ्टर डिलीवरी न्यूट्रिशन, मतलब डिलीवरी के बाद बच्चे का और बच्चे के माँ का देखरेख का भी जिम्मेदारी उठाएगा। न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन ऐसा खाना जिसमें न्यूट्रिशन काफी रहता है, न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करवाएगा। प्रत्येक माह के 9 तारीख को, बहुत अच्छा, प्रत्येक माह, प्रत्येक महीने के 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में PMSMA क्लिनिक्स आयोजित होते हैं। प्रत्येक माह, एवरी मंथ 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में PMSMA क्लिनिक्स आयोजित होते हैं, जिसके तहत आपको प्रेग्नेंट लेडी को, मतलब गर्भवती महिला जो होती हैं, उनको क्लिनिकल चेकअप मिलता है, बहुत अच्छा, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड, बहुत अच्छा, फ्री मेडिसिन, बहुत अच्छा, और भी तमाम तरह की फैसिलिटीज एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे मिल जाता है। कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसके तहत? PMSMA के तहत। सवाल यहां से बनता है, मोटा मोटी हम लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया था? 9 जून 2016 को शुरू किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक अगला सवाल है। PMSMA जो डिजिटली देखता है, मॉनिटरिंग करता है ऐसी गर्भवती महिलाएं को या फिर ऐसे बच्चे को जो जस्ट अभी जन्म लिए हैं, ठीक है, ये कब शुरू किया गया? एक सवाल बना हमारा, PMSMA कब शुरू किया गया? 9 जून 2016 को। और ये मतलब डिजिटली ऑनलाइन वाला PMSMA कब शुरू किया गया? लॉन्च जनवरी 2022 के जनवरी माह में शुरू किया गया था, डिजिटल वाला, ऑनलाइन वाला। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटली फॉलोअप लेता है, सुनिश्चित करता है उस गर्भवती महिलाएं को या जो इन्फेंट होते हैं कैसे हैं, इनका देखरेख करने के लिए तत्पर रहता है, डिजिटली भी। यहां तक कि 45 दिन तक, डिलीवरी के 45 दिन तक मां को और बच्चों को, दोनों को अपने निगरानी में रखता है। एक डेटा, बहुत अच्छा डेटा है, देखिएगा। 2014 से 16 में अगर बात किया जाए तो प्रति लाख, 1 लाख बच्चों में 130 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। अब अगर बात करें तो 2022 और 24 की बात करें तो प्रति लाख बच्चे में 24 बच्चे का मृत्यु होता है। काफी घटा है। आशा करते हैं प्रभु कृपा करे ये भी घटे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा। जसपाल राणा एक ऐसे शख्स थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से एसोसिएट कर रहे थे, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग थे, पिस्टल शूटर थे ये, पिस्टल में शूटिंग इनको महारत हासिल था। सक्सेसफुल, अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत ही ज्यादा सफल व्यक्ति हैं, बहुत सफल व्यक्ति हैं। कोच के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए अपना। कौन? जसपाल राणा, पद्मश्री से सम्मानित है ये। किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? पिस्टल शूटर। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 28 जून 1976 उत्तरकाशी, उत्तराखंड में हुआ था। इनके मेडल्स को गिनवाने में बड़ा मजा आएगा। 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीते, जिसमें कि 9 गोल्ड मेडल। 8 एशियन गेम मेडल जीते, जिसमें कि 4 गोल्ड मेडल। दोहा एशियन गेम्स 2006 में 3 गोल्ड मेडल। अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया गया 1964 में, और पद्मश्री दिया गया था 1997 में। आगे, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, ILC इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में भारत प्रतिनिधि कौन करेगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधि कौन करेगा? भारत का प्रतिनिधि, भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा बेसिकली? देखिएगा, शोभा करंदलाजे, इंपॉर्टेंट सवाल है।
114वें 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा? शोभा करंदलाजे। जेनेवा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहां पे ये आयोजन हुआ, आयोजित किया जाएगा। हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड का जेनेवा में ही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेबर के फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा देना, किसको? लेबर को। बेहतर ढंग से कार्य सिखाना और भी बेहतर तरीके से उनको ट्रेन करना, जिससे कि वो काम अच्छे से करें, ज़्यादा पैसा कमा पाएं और ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकें। अपने एटलीस्ट अपने घर के जो भरण पोषण है उस जिम्मेदारी को वो तरीके से, कायदे से कर पाएं। उनके लिए हमारे दिल में सम्मान का एक भाव होना। आईएलसी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 114वें का जो एक समिट हो रहा है, प्रतिनिधि कौन कर रही है? क्वेश्चन आता है, प्रतिनिधि कर कौन रहा है? प्रतिनिधि के तौर पे कौन है? शोभा करंदलाजे। मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, लेबर के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, सामाजिक सुरक्षा देना, उन लोगों को बेहतर ढंग से कार्य सिखाना है और ट्रेंड करना है और स्किल उनको प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो और तरीके से, कायदे से अपना काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। पैसा कमाएंगे तो उनके घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा। वो अपने बच्चे को जो घर पे रखते हैं पढ़ने के लिए भेज सकेंगे, उनका तो भविष्य चमकेगा। आगे बढ़ते हैं। ILO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिश 1919 में हुआ, 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। कब? 1969 में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? सवाल ऐसे पूछेगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ऑलराइट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान के भाव को बढ़ाना। ये भाव मतलब वो कीमत नहीं है, भाव मतलब इच्छा। बहुत लोगों को हमारे आसपास हैं, देखे हैं हमारे आसपास, आपके आसपास, कि ब्लड देने से कतराते हैं। ऐसे तो वो बड़े बादशाह बनते हैं, अरे मेरी तरह कोई है नहीं, लेकिन ब्लड देने का जब नाम आता है ना, नहीं नहीं मेरा दवा चलता है तो ये है तो वो है, 10 तरह का बहाना करके कि मुझे तो बेहोशी आती है, फलाना ढिमकाना करके वो हट जाते हैं और ब्लड नहीं देते हैं। तो जो ब्लड देने वाले व्यक्ति हैं, जिनको अच्छा लगता है, जिनको इस काम में मन लगता है, जागरूक फैलाना, जागरूकता बनाइए, लोगों को बताइए कि ब्लड देने से आप मर नहीं जाइएगा, ब्लड देने से किसी और का भला हो सकता है, आपके बॉडी में एक फ्रेश ब्लड फिर से बनेगा। इस चीज को बढ़ावा देना है। रक्तदान का सम्मान करना, वो इंसान किस इमोशन के साथ रक्तदान कर रहा है उसका सम्मान करना। दूसरा, जो रक्तदाता है, जो ब्लड डोनर है, उसका सम्मान करना, उसका सम्मान करना। 3 पॉइंट हो गया। रक्तदान की इच्छा को बढ़ाना लोगों में कि भाई आप दीजिए, कुछ होगा नहीं इससे। दूसरी बात, रक्तदान की इमोशन को बढ़ावा देना, सम्मान करना। और रक्तदाता जो ब्लड देता है, डोनर है, उसका भी रिस्पेक्ट करना। इसका थीम क्या है? याद रखिएगा, जो भी हम लोग डे देखते हैं ना, वो चाहे वर्ल्ड फूड सेफ्टी वाला हो, चाहे ओशन वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले संडे को, फिर आता है यहाँ पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका थीम पूछता है, थीम क्या है? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी। साफ लिखा हुआ है, इससे भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। जहां जहां तक हम और मेरा आवाज, मेरी टीम का मेहनत पहुंच रहा है, आप समझिएगा, 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स। कई लोगों को हम जानते हैं पर्सनली, ज्यादा तो नहीं, चंद लोगों को जानते हैं, खून के कमी की वजह से वो दुनिया छोड़ दी है। आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए, ब्लड डोनेट करने से कुछ होगा नहीं, वैसे भी तो 1 यूनिट ही देना होता है, कितना? 250 से 300 ml होता है। WHO ने 2004 में शुरू किया था 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने का। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग, बहुत अच्छा सवाल है। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2026 में शीर्ष पे बनी रही वो कौन सा देश है? हालांकि वो लिखा हुआ पर सवाल ऐसे कैसे बनता है, ठीक है। आईसीसी मेंस, आईसीसी पुरुषों वाला ओडीआई टीम रैंकिंग में 2026 में शीर्ष पे, शीर्ष मतलब पहले स्थान पे कौन सा देश बना रहा? बना रहा का मतलब होता है पहले भी था, उससे पहले भी था और अभी भी है। तो वो है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। टॉप 5 की अगर बात करें तो भारत को रेटिंग पॉइंट में 118 मिला है, जो कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो 113, 113 है। ऑस्ट्रेलिया 109 है। साउथ अफ्रीका 102 है। पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान भी है। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी का फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1909। एस्टैब्लिश 1909। हेडक्वार्टर यूएई की दुबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? इस नाम से तो आप लोग वाकिफ होंगे, हमारे माननीय सम्माननीय गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी के बेटे हैं ये, जय शाह, आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी का रोल क्या होता है? आईसीसी का कुछ रोल होगा ना। इसका रोल है इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का गवर्निंग बॉडी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात किए, नेक्स्ट टॉपिक, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 12 जून। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 से मनाना शुरू किया। कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2000 से मनाना शुरू किया। उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव कुछ होगा ना इसका। उद्देश्य है चाइल्ड लेबर को कम करना। ये भी बहुत अच्छा थीम है, बहुत अच्छा उद्देश्य है इसका, चाइल्ड लेबर। आज हम लोग कहीं किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो ढाबा पड़ता है बीच में, उस ढाबे पे आप हो, हम हो या कोई हो, अक्सर हम अपनी आंखों से देखते हुए कि छोटे उम्र के बच्चे काम करते रहते हैं, प्लेट उठाते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, टेबल पोंछते रहते हैं, और हम लोग में से ही कुछ लोग उसको बड़े गंदे तरीके से बोलते हैं। थोड़ा प्यार बढ़ाओ, प्यार फैलाओ, प्यार से बोलकर देखो। आगे बढ़ते हैं। इसका थीम क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। थीम क्या है? थीम देखिए आप लोग, रेड कार्ड। रेड कार्ड का मतलब होता है किसी को रेड कार्ड दिखाना। रेड कार्ड मतलब रिफ्यूज, मना करना, नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, रेड कार्ड। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, बच्चों से लेबर मजदूरी मत करवाइए, उसको रेड कार्ड दिखाते हैं। मतलब बच्चों से श्रम मत करवाइए, बच्चों से मजदूरी मत करवाइए। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। आर्टिकल 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बच्चों के लिए कुछ है, बच्चों के लिए रिगार्डिंग कुछ है, मजदूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर को खत्म करना। बहुत अच्छी बात है भाई। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी मत करवाइए, निषेध है, मना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। अगला क्या है भाई? जून 2026 में, बढ़िया है, जून 2026 में इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ईरान के सैन्य अभियान। ये तो पता चल रहा है कि इजराइल के खिलाफ, इजराइल पे अटैक किया। कौन किया? ईरान। ईरान का जो सैन्य है, ईरान का जो मिलिट्री है, वो एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान के ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन नस्र। ऑपरेशन नस्र कौन चलाया? ईरान ने। ईरान किस पे? इजराइल पे। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने चलाया? ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने इजराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नस्र। शुरू कर दिया गया। देखिएगा,
इजराइल सबसे पहले अटैक किया ईरान और लेबनान पे। इजराइल सबसे पहले अटैक किया ईरान और लेबनान पे, लिहाजा ईरान रिटेलिएट किया इराक के खिलाफ। रिटेलिएट मतलब रिप्लाई किया उसी के लहजे में, और फिर ये ऑपरेशन शुरू हुआ। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नस्र। इसके तहत ईरान सबसे पहले ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक इजराइल पे दागा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक किया। किस पे? ये रहा आपका बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक। किस पे किया? इजराइल के नेवातिम एयरबेस पे और इजराइल के तेल नोफ एयरबेस पे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक किया। किस पे? इजराइल के नेवातिम एयरबेस पे और इजराइल के तेल नोफ एयरबेस पे। आगे देखते हैं, ये जो नस्र वर्ड है, ऑपरेशन नस्र, ऑपरेशन तो ठीक है भैया, हम लोग समझते हैं ऑपरेशन, ठीक है। ये नस्र वर्ड का क्या मतलब है? नस्र वर्ड को क्यों लाया गया, देखते हैं। ये जो नस्र वर्ड है ना, 1981 से प्रेरित है, मोटिवेट है, इंस्पायर्ड है। 1981 में ऐसा क्या हुआ था भाई? नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ईरान और इराक का वार हुआ था। वॉर, ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद। ईरान और इराक का युद्ध हुआ था 1981 में। यहीं पे इस मतलब उस समय भी जो सैन्य अभियान चलाए गए थे, ऐतिहासिक सैन्य संघर्ष के भावनाओं को दर्शाने के लिए, उस समय भी जो ईरान अटैक किए थे ना मिलिट्री के साथ, मतलब मिलिट्री लोग रिटेलिएट किए थे इराक पे, तो उस समय भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नस्र। बस उसी सैन्य संघर्षों को याद करने के लिए और उनके स्ट्रगल्स को दर्शाने के लिए, याद कर कॉमेमोरेट टाइप का, ठीक है, याद करके इसका भी ऑपरेशन नस्र नाम रखा गया। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक ईरान प्रॉक्सी अटैक कर रहा था, मतलब हिजबुल्लाह के सपोर्ट से अटैक कर रहा था इजराइल पे। लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन नस्र है ना, देख रहे हैं आप लोग, इसके तहत ईरान डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया है। ईरान डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये हमारा बहुत प्यारा सवाल है। थैंक यू, हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे हम लोग अगले संडे को फिर से वीकली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुखी संपन्न रहिए। हरे कृष्ण।